हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ को शुरू किया था, संतुलित विकास सिद्धांत को शुरू किया था। संतुलित विकास का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, सिंचाई, परिवहन, विद्युत, इन सभी का समान रूप से विकास करना, जिसमें हमने आगे बात की इस थ्योरी के बेसिस की, जिसमें हमने सप्लाई साइड और डिमांड साइड की बात की और फिर हमने डिफरेंट व्यूज़ लिए रिगार्डिंग बैलेंस ग्रोथ, जिसमें हमने रोजनस्टीन रोडान के विचार लिए, नर्क्से के विचार लिए और लुइस के विचारों को भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम बात करेंगे इस थ्योरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, किस सिद्धांत में इस सिद्धांत के क्या लाभ हैं और इस सिद्धांत की क्या क्या हानियां हैं इस सिद्धांत। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि इस सिद्धांत को लागू करने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं या प्राप्त होते हैं। फर्स्ट है पूर्ण विकास या ऑल राउंड डेवलपमेंट। नर्क्से के अकॉर्डिंग अगर हम संतुलित विकास सिद्धांत को अपनाते हैं तो उसके कारण जो अलग विकसित देश हैं उसका पूर्ण रूप से विकास संभव होता है, क्योंकि संतुलित विकास होगा तो संतुलित विकास के कारण कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, बैंक, परिवहन, संचार, शक्ति, मतलब ये सारे क्षेत्र जो इकॉनमी के विकास करेंगे, तो इनका विकास करने के लिए सरकार प्रभावशाली कदम उठाती है, जिससे मतलब जो सोशल ओवरहेड कैपिटल का विकास होगा और साथ के साथ रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से संतुलित विकास पद्धति को अपनाने से क्या है, पूर्ण रूप से विकास संभव हो पाता है। नेक्स्ट है वाइड एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, बाजार का विस्तृत आकार। संतुलित विकास सिद्धांत को अपनाने से क्या होगा, बाज़ार का जो साइज़ है वो विस्तृत हो जाता है, क्योंकि हम एक साथ कई उद्योगों में निवेश जब करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस होगी। तो विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उत्पादन होगा, साथ के साथ उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और जब ये जो कमोडिटीज़ है मार्केट में बिकने के लिए आएंगी तो उनकी मांग भी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से मांग और पूर्ति में जैसे इम्बैलेंस नहीं रहेगा तो बाज़ार का आकार भी विस्तृत होगा, निजी निवेश भी प्रोत्साहित होगा, नए नए उद्योग स्थापित होंगे और विकास की प्रक्रिया और भी तेज हो सकेगी। तो दूसरी हमने बेनिफिट या एडवांटेज की बात की कि इससे मार्केट का जो साइज़ है वो विस्तृत हो जाता है। थर्ड है श्रम विभाजन या डिवीज़न ऑफ लेबर। संतुलित विकास पद्धति को अपनाने से क्या है, बाजार का आकार हमने जैसे पढ़ा विस्तृत हो गया, जिसके उसका ही रिजल्ट है कि डिवीज़न ऑफ लेबर संभव हो पाता है, श्रम विभाजन बढ़ता है। जैसे जैसे मार्केट का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे डिवीज़न ऑफ लेबर भी बढ़ता है, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि तो होती है, साथ के साथ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है, या हम कहें उत्पादन का स्तर भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि श्रम विभाजन के कारण क्या है, एक ही कार्य को बार बार करने से जो श्रमिक हैं, जो लेबरर हैं, उनकी जो प्रोडक्शन की जो स्किल है उसमें वो एफिशिएंट हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, गलतियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं, तो जिससे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इकोनॉमीज, बाहरी बचतें भी मिलती हैं इससे। संतुलित विकास के कारण जब अनेक उद्योगों को हम एक साथ डेवलप करेंगे तो उससे अनेक तरह की बाहरी बचतें भी मिलेंगी। जब एक उद्योग दूसरे उद्योग को लाभ पहुंचाता है तो यह एक उद्योग से दूसरे उद्योग को बाहरी बचतें प्राप्त होने का उदाहरण हो गया। मतलब हम यहाँ मेन ये बात कहेंगे कि बाहरी बचतों का प्रयोग उन लाभों के लिए किया जाता है जो एक नए उद्योग की स्थापना और वर्तमान उद्योगों के विस्तार से अन्य उद्योगों को मिलेंगी। तो नर्क्से के अकॉर्डिंग संतुलित विकास विधि में अनेक तरह की जो योजनाएं हैं वो बाजार के साइज का विस्तार करके व्यक्तिगत फर्मों के लिए बाहरी बचतें भी प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है निर्धनता के दुष्चक्र का टूटना, ब्रेकिंग द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। जैसा कि हम जानते हैं कि अलग विकसित देश निर्धनता के दुष्चक्र में ही पिसते रहते हैं, और जब तक ये दुष्चक्र नहीं टूटता जो देश है वो निर्धनता की पीड़ा से फ्री या मुक्त नहीं हो सकता। और इसका उपचार नर्क्से ने बताया कि संतुलित विकास के सिद्धांत में ही इसका उपचार है। बहुत से उद्योगों को जब हम एक साथ में निवेश करेंगे, बहुत से उद्योगों को एक साथ डेवलप करेंगे तो उत्पादन और मांग को बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए यह संभव होता है कि विभिन्न उद्योगों से जो संबंधित लोग हैं वो सभी उद्योगों की वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे, इस प्रकार निर्धनता का दुष्चक्र टूटेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन एंड रिसर्च, नव प्रवर्तन एवं खोज।
संतुलित विकास की जो विधि है उसके द्वारा जब देश में विभिन्न उद्योगों का विस्तार होगा तो नेचुरली क्या होगा, उन उद्योगों में कंपटीशन अराइज होगा। अब कंपटीशन की अवस्था में केवल वही उद्योग अपने आप को स्थायी बना सकते हैं जिनका मतलब प्रोडक्शन है बढ़िया किस्म का है और उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम है। इन दोनों ही उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या होता है, फिर उद्योगों में कई तरह की नई नई खोजें होने लगती हैं, नए उनको इनोवेशंस नए नए आविष्कार करने पड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, देश में नवप्रवर्तन और आविष्कारों को भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में वृद्धि। संतुलित विकास की विधि को अपनाने से रोजगार में भी वृद्धि होती है, क्योंकि संतुलित विकास के कारण हम सभी क्षेत्र डेवलप कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो कृषि क्षेत्र में कार्यरत जो अनावश्यक जनसंख्या है, जिसे हम छिपी बेरोजगारी बोल देते हैं, कि जिनका उत्पादन में योगदान मतलब जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य के आसपास है, तो इस तरह की जो पॉपुलेशन है उनको उद्योगों में काम मिल सकता है। तो इस तरह से अदृश्य बेरोजगारी की जो समस्या है उसका भी समाधान हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। कि संतुलित विकास की विधि को अपनाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि संतुलित विकास पद्धति अपनाते हैं तो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ती है, जिससे वो विदेशों में बनने वाली वस्तुओं की भी डिमांड जनरेट करते हैं। उत्पादन भी बढ़ेगा जिससे निर्यात भी बढ़ेंगे और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो उनकी इनकम बढ़ने से वो दूसरे देशों में बनी चीज़ों की भी डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरह से आयात और निर्यात या हम कहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से ये तो थे कुछ एडवांटेजेस जो संतुलित विकास की पद्धति को अपनाने से मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की, या संतुलित विकास जो सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं हैं। और जो ये आलोचनाएं हैं ये मेनली की हैं प्रोफेसर हिर्शमैन, सिंगर, फ्लेमिंग, कुरिहारा। ये सारे जो हैं वो अनबैलेंस ग्रोथ में बिलीव करते हैं, संतुलित विकास सिद्धांत पद्धति को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं उसकी बात हम ले लेते हैं। फर्स्ट है पूंजी की कमी या डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आलोचकों का ये मानना है कि अगर हम संतुलित विकास की पद्धति अपनाते हैं तो संतुलित विकास की पद्धति के लिए तो सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होगा, और सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करने के लिए क्या होता है, काफ़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी। और क्योंकि अलग विकसित देश हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें तो पूंजी पहले ही कम होती है, पूंजी की कमी होती है। इसलिए जब तक पूंजी की कमी दूर नहीं होती तब तक संतुलित विकास का जो सिद्धांत अपनाना संभव नहीं है, या हम कहें संतुलित विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेसी ऑफ अदर कैपिटल, अन्य साधनों की कमी। संतुलित विकास करने के लिए हमें पूंजी भी चाहिए, पूंजी के साथ साथ और उत्पादन के साधन जैसे कि कच्चा माल है, कुशल उद्यमी हो गए, कुशल श्रमिक हो गए, सस्ती बिजली हो गई, वित्त है, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। लेकिन अलग विकसित देशों में क्या है, इनका भी अभाव होता है, इसलिए संतुलित विकास वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है अवास्तविक या अनरियल। ये सिद्धांत अनरियल या अवास्तविक लगता है, क्योंकि एक साथ अनेक उद्योगों की स्थापना करनी है अगर, उससे पहले एक एफिशिएंट बेस बनाना होता है, एक आधार तैयार करना होगा, जैसे कि परिवहन के साधनों का विकास, जो हमारी बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी स्थापना, प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की उपलब्धि होनी ज़रूरी है, संचार सुविधाओं का विस्तार होना ज़रूरी है। तो ये सारी जिसे हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो जब तक ये आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तब तक उद्योगों की स्थापना और उनका विकास पॉसिबल नहीं होगा। किंतु अलग विकसित देशों में ये सुविधाएं अपर्याप्त हैं, सफिशिएंट नहीं होती। तो इस तरह से इन देशों में इस सिद्धांत को अपनाना रियल नहीं प्रतीत होता या अवास्तविक प्रतीत होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज आर कॉम्पिटिटिव एंड नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, कि उद्योग जो हैं प्रतियोगी होते हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं होते। जो संतुलित विकास सिद्धांत में बिलीव करते हैं उनका ये मानना है कि वो, या हम कहें वो उस मान्यता पर आधारित हैं कि उद्योग हैं एक दूसरे के पूरक हैं। एक उद्योग से उत्पन्न हुई जो आय है वो दूसरे उद्योग की वस्तुओं के लिए मांग पैदा करती है, परंतु वास्तविक स्थिति यह नहीं है। अलग विकसित देशों में क्योंकि साधन दुर्लभ हैं, उनकी कमी होती है, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या होता है, सभी उद्योगों में परस्पर प्रतियोगिता हो जाती है।
तो फ्लेमिंग का ये मानना है कि संतुलित विकास का सिद्धांत ये मानता है कि उद्योगों में पूरकता पाई जाती है, परंतु साधनों की कमी के कारण ये जो संबंध है मतलब पूरकता की जगह प्रतियोगिता में बदल जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकली रॉन्ग, ऐतिहासिक रूप से भी गलत है। प्रोफेसर हिर्शमैन का ये कहना है कि इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता मतलब जिसके आधार पर हम संतुलित विकास विधि का समर्थन करें। आधुनिक जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने मतलब जो प्रेजेंट में जो स्थान प्राप्त किया है वो संतुलित विकास द्वारा प्राप्त नहीं किया, बल्कि हर देश की जो इकॉनमी है उसमें कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, मतलब जिसका विकास से प्रभावित होकर ही अन्य उद्योगों का विकास संभव हो पाया। जैसे कि मान लो इंग्लैंड है, उसमें कपड़ा उद्योग मतलब डेवलप किया गया सबसे पहले, बाद में फिर अदर इंडस्ट्रीज डेवलप की गई। अमेरिका में रेल उद्योग है, जापान में जैसे लोहा और इस्पात उद्योग हैं वो लीडिंग सेक्टर में रहे और इसके बाद अन्य उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला। तो इस तरह से हिर्शमैन ये कहते हैं कि हिस्टोरिकली भी ये सिद्धांत रोंग है, क्योंकि इतिहास में भी इस तरह का कोई समर्थन नहीं मिलता कि इस सिद्धांत को फॉलो करके जो विकसित देश हैं उन्होंने विकास किया हो। नेक्स्ट है हायर कॉस्ट्स, ऊंची लागतें। जब देश में देखो बहुत सारे उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो क्या होगा, सब तरह के उत्पादन के साधन और जो उसके सहयोगी पदार्थ हैं उनकी मांग बढ़ जाएगी। और अलग विकसित देशों में जैसे अभी हमने बात की, ये साधन पहले ही दुर्लभ होते हैं और मांग बढ़ने से क्या होगा, इन साधनों की प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगी और जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, उत्पादन लागत है, वो बढ़ जाएगी और जिससे क्या होगा, नए उद्योगों की स्थापना करना लाभकारी नहीं रहेगा। तो ऊंची लागतें भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्रीज ओनली, विकसित देशों पर ही लागू होता है ये सिद्धांत कि संतुलित विकास के सिद्धांत को अगर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक लागू करना है तो उसके लिए बहुत ही भारी मात्रा में साधन जुटाने की आवश्यकता है। और सिंगर का ये मानना है कि अगर किसी देश में इतनी भारी मात्रा में सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं तो वो अलग विकसित तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सिद्धांत अलग विकसित देशों के लिए नहीं बल्कि उन देशों के लिए है जो कि साधन संपन्न है या हम कहें विकसित हैं। नेक्स्ट है अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विरुद्ध है ये सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या कहता है कि एक देश को उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उनको दूसरी वस्तुओं से ज़्यादा लाभ मिले और उन वस्तुओं का निर्यात करके अपनी जो आवश्यकता की दूसरी चीज़ें हैं उसका विदेशों से आयात कर लेना चाहिए। मतलब कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी तो ये कहती है कि जो चीज़ें अपने देश में सस्ती बने वो बना लो, वो ज़्यादा बना लो और उसका एक्सपोर्ट कर दो, और जो चीज़ें अपने देश में महंगी बनती हैं वो अपने देश में ना बनाकर वो अब दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। लेकिन ये जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है वो इस सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि सभी मतलब हर देश में कुछ उद्योगों का मतलब विकास होगा, मतलब तुलनात्मक लागत तो ये क्या कहता है कि कुछ उद्योगों का विकास करो कुछ को ना करो। लेकिन जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है कि सभी उद्योगों में की स्थापना एक साथ की जाए। तो इस तरह से अगर तुलनात्मक लागत सिद्धांत फॉलो होगा तो संतुलित विकास पद्धति फॉलो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि संतुलित विकास सिद्धांत है उसके बारे में अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार हैं। कुछ अर्थशास्त्री इसके फेवर में आर्गूमेंट देते हैं और कुछ अर्थशास्त्री इसके अगेंस्ट बात करते हैं। लेकिन संतुलित विकास सिद्धांत की ये त्रुटियां या कमियों को देखते हुए हमें ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि ये सिद्धांत व्यर्थ का खेल है। अगर ये सिद्धांत व्यर्थ का खेल होता तो भारतीय योजना आयोग है उसने इस विधि को ना अपनाया होता, क्योंकि कई पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस नीति को अपनाया गया है। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि ये सिद्धांत अलग विकसित देशों के लिए भी उपयोगी है। थैंक यू।